नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जो ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है उनका मतलब हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए, वो एक दिक्कत होती है। तो देखो, आपके लिए जो मेरी कमिटमेंट है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी कमिटमेंट को मैं फिर से दिखाने दोबारा से आ गया हूँ। आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊंगा, वो बाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। सो ये अगेन मेरा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इन चीजों को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना प्यार आपने मुझे दिया, इनको भी, इन वीडियोस को भी इतना प्यार दीजिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर यूपीएससी को एक साल में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। और उसके लिए आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ में प्लस कोर्स में। तो प्लस कोर्स में जब आप एनरोल करें तो बात कर लीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि आप कोड यूज करना चाहते हैं सुमित 10। सुमित 10 कोड जब आप यूज करेंगे दोस्तों, SUMIT10, तो आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस। पूरी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ रहोगे, मैं खुद आपको गाइड करूंगा इस यूपीएससी की तैयारी में और इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम इस अनअकैडमी इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है, इससे भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अभी बोला जा रहा है कि यार जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है ना, उसकी वजह से, एनवायरनमेंट चेंज की वजह से इसको खतरा है। और ये कोरल जो रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। 2300 किलोमीटर की है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है ना, ठीक है, हम कुछ ऐसा बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक फैली हुई है। कुल मिला के कितने में? 2300 किलोमीटर के अंदर में, ठीक है। अंतरिक्ष से भी दिखती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो 55,000 लोगों को इसी से रोजगार मिला हुआ है, नौकरियां मिली हुई है इसी की वजह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए और दुनिया के लिए भी है। मैंने आपको बताया था, पूरा सी सरफेस जो है उसके 1% भाग पे कोरल रीफ पाई जाती है, 1% भाग पे। लेकिन अगर मैं समुद्री जीवन की बात करता हूं तो समुद्री जीव का लगभग 40% समुद्री जीव को ये कोरल रीफ सपोर्ट करती है, ठीक है। मछलियों को ये हैबिटेट प्रोवाइड करती है। तो बहुत इनके क्या है दोस्तों, फंक्शन है। सो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों? ये कुछ नहीं है, इट्स अ कोरल रीफ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति, है ना। तो ये प्रवाल भित्ति है। अब ये कैसे बनती है? देखो, कोरल रीफ के अंदर में 2 ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो एक साथ रहते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है दोस्तों मेरे पास यहां पर? एक जो है उसको हम कहते हैं दोस्तों आपका कोरल पॉलिप्स, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं जूजेंथैला। 2 हो गए। कोरल पॉलिप्स क्या करता है दोस्तों? देखो, एक जीव है, इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा जीव है, इट्स अ माइक्रो एल्गी, छोटी एल्गी है ना। इसको जीवन जीने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो पहली चीज तो ऑक्सीजन चाहिए और दूसरा फूड। देखो, दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अपना खाना खुद बना सके। इसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप, हम दूसरों पे निर्भर रहते हैं। ऑटोट्रॉप जो खुद बना ले, तो ये ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, ये ग्रीन होती है, ग्रीन एल्गी। तो आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना बना लेते हैं। तो लेकिन इनको भी क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इनको। और ये कहते हैं कि हम होमलेस हैं, हमें रहने के लिए घर भी दे दो। एक हमें क्या चाहिए? घर, ठीक है। अब यार ये दोनों ना एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। ये कहता है यार, ये दोनों कहता है यार तू मेरे से ले लियो, कहता है ठीक है ये दोनों मेरे से ले लियो। कह रहा अच्छा CO2, कह रहा मैं छोड़ूंगा CO2, ले लियो कोई दिक्कत नहीं, जीव हूं मैं, सांस छोड़ूंगा CO2 भी लगी तुझको। और दूसरा कह रहा होम, कह रहा यार तू छोड़, जब तू इतना दे रहा है ना, मेरे ऊपर रह लियो भाई, तू मेरे ऊपर रह लियो। तो ये जो कोरल रीफ है ना, इसके ऊपर ये जूजेंथैला, ये एल्गी पाई जाती है, चिपकी होती है, और इसी की वजह से इसका रंग बिरंगा कलर देखने को मिलता है। समुद्र का जो सी फ्लोर है ना, उस पर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार की रंग बिरंगी जो है कोरल रीफ हमें देखने को मिलती है। और इन कोरल रीफ में बहुत सारे मराइन ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर कम से कम मैं बता रहा हूँ 30 से 40% मराइन ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट करती है। और जो समुद्र कार्बन स्टोर करते हैं ना, कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर इनको हटा दो आप तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। सो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन एज वेल, है ना। तो ये है, इनसे मिलकर क्या बनता है दोस्तों? कोरल रीफ। अब ये जो कोरल पॉलिप्स है ना, ये वाला जो आप पढ़ रहे हो, ये कोरल पॉलिप्स एक जीव है, ठीक है।
तो ये जीव है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट कोरल और हार्ड कोरल। सॉफ्ट कोरल क्या होता है सर? सॉफ्ट कोरल का मतलब ये होता है कि वो रीफ नहीं बनाता, ठीक है। एक होता है हार्ड कोरल, वो क्या करता है, पानी में से कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा करता है और अपना कंकाल बनाता है, ठीक है, उसका एक कंकाल होता है। और ऐसे कोरल एक कोरल एक साथ नहीं, तय कोरल कॉलोनीज बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है, प्लॉट काट के रहते हैं, सारे कोरल एक साथ मिल के जुड़ के रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी, और इसी के ऊपर फिर जूजेंथैला एल्गी चिपक जाती है, तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। कुछ समय के बाद ये कोरल मर जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है, एज होगी, मर जाएंगे। तो जब ये मर जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, दूसरे कोरल आएंगे। तो ये जो कोरल होते हैं, इन्हीं के साथ में जो सॉफ्ट कोरल होते हैं ना, वो दो प्रकार के बताए। तो हार्ड कोरल वो अपना बनाते हैं कंकाल, भाई वो कोरल बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा क्या करते हैं, वो बनाते नहीं, अपने जो एंसेस्टर है, ठीक है। कईयों को क्या करता है, मेहनत करके अपना एम्पायर खड़ा करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो खुद बनते हैं, एलोन मस्क ने अपना खुद बनाया ना भाई, ठीक है। तो ऐसा दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ पे वही बात बोल रही है, कोरल पॉलिप्स और जूजेंथैला, ठीक है, दोनों की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अब यहाँ से जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ उसका नाम है, 2300 किलोमीटर अंतरिक्ष से भी दिखती है हमें, उससे संबंधित यहाँ पे कुछ आया हुआ है। क्या आया हुआ है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक ये रहा, द हिंदू का पार्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ रिस्क इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, इसको आप इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाओ। अभी तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1981 के आसपास हमने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था। बट व्हाट वी आर डिमांडिंग नाउ, हम कह रहे हैं कि इसको इन डेंजर करो, कि ये बहुत खतरे में है, दिक्कत चल रही है इसको, तो इसको क्या करो, इन डेंजर बनाओ। तो इसके लिए प्रपोजल जो है अभी रखा गया है, किसकी तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। यूनेस्को टास्क रिपोर्ट्स said on Monday warning seas and agricultural pollutions had put the reef at risk। कह रहे हैं कि इससे यार ये जो रीफ है ये रिस्क पे आ गई है, इसको खतरा हो गया है। तो जीएस पेपर 3 से संबंधित है प्यारे बच्चों, इट्स पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंजर्वेशन से संबंधित है, चलिए इसको भी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ सिस्टम है ना, उसको बोला गया कि आपको इसको इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कर देना चाहिए। समझ रहे हो, खतरा है इसको, क्लाइमेट चेंज से, पॉल्यूशन से, एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन से इसको खतरा हो रहा है। कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ब्लीचिंग समझते हो, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, देखो ये ब्लीच का मतलब क्या होता है, सफेद हो जाना। मैंने बताया इनका ये जो कोरल्स होते हैं, ये तो कंकाल होता है ना, ये तो भाई बेसिकली सफेद रंग के होते हैं, ठीक है, इनका सफेद काला ऐसा ही रंग होता है। लेकिन ये जूजेंथैला जो है रंग बिरंगी होती है बहुत, तो जब ये इस पे चिपकती है तो बहुत अच्छा कलर आता है। आप देखना कोरल रीफ इंटरनेट पे डाल के, बहुत अच्छी दिखती हैं। तो वो कलर किसकी वजह, जूजेंथैला। अब ये अगर मान लो मरने लग जाए तो ये सफेद दिखेगा, ये मरेगा तो ये भी मर जाएगा, और मरेगा तो इनका कंकाल बचेगा, तो ये सफेद दिखता है। तो जब ये सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, मर जाता है, डाई करता है, पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स करता है, तो वहां सिर्फ व्हाइट स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, ब्लीच हो गया, व्हाइट बन गया, ठीक है। तो ये बात आप समझ पा रहे हो मेरी बात। तो कोरल ब्लीचिंग की वजह से इसको खतरा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि यार इसको फटाफट से क्या करो, इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में इसको रखो, ठीक है। टू यूएन एक्सपर्ट हु वार्न्ड द फेडिंग वंडर हैज बीन सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज से भी बहुत प्रभाव पड़ा है। दुनिया के अगर 7 प्राकृतिक नेचुरल अजूबे हम देखें तो उसके अंदर में ग्रेट बैरियर रीफ का नाम आता है बच्चों। डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि जो समुद्र गर्म हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एग्रीकल्चर का जो पॉल्यूशन आप कर रहे हो उसी से सबसे बड़ा रिस्क है, ठीक है, उसी से सबसे बड़ा रिस्क है। गर्म समुद्र हो रहे हैं, कृषि का प्रदूषण, ठीक है, इन्हीं से सबसे बड़ा जो है यहाँ पे खतरा उत्पन्न हो रहा है। यूनेस्को कंसीडर्ड द लिस्टिंग द रीफ आफ्टर अ डैमनिंग रिपोर्ट। डैमनिंग रिपोर्ट होता है एक डिटेल्ड रिपोर्ट इन्होंने की है, ठीक है, इनको पता चला है कि खतरा है, ठीक है, इससे प्रभावित होगा, तो एक डिटेल रिपोर्ट हुई है, अभी 2021 के अंदर आई थी। उसके बाद में यूनेस्को इस बात को देख रही है कि क्या हम इसको इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में वर्गीकृत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रीवियस गवर्नमेंट जो है ना, उसने भी लगातार इसके लिए प्रयास किया है कि यूएन इसको इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज करे, तो उसी पे बात चल रही है। तो मुद्दा आप समझ पा रहे हो मेरी बात। मुद्दा यह है कि इस बात के ऊपर बात चल रही है भैया, किसी बात पे बात चल रही है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है कि इसको लिस्ट किया जाए इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को की एक जो टास्क फोर्स है उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो समुद्र गर्म हो रहे हैं, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन हो रहा है, इससे ग्रेट बैरियर रीफ को खतरा है। और खतरा है तो क्योंकि ये दुनिया का एक अपने आप में एक नेचुरल वंडर है भाई, प्राकृतिक अजूबा है।
तो इसको बचाना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और उसी के लिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि इसको हमें किस में रखना चाहिए, इसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वी शुड प्लेस इट एज अ इंडेंजर्ड वर्ल्ड नेचुरल साइट्स। और इसके लिए लगातार प्रयास ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी किया गया है। इट फर्स्ट रेज द अलार्म अबाउट द रीफ डेटोरेशन इन 2010। पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 2010 में ही कह दिया था भैया कि जो रीफ है इसकी हालत खराब हो रही है। हमने ऑस्ट्रेलिया की ये जो रीफ है इसको मराइन कंजर्वेशन सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन मराइन कंजर्वेशन सोसाइटी सेड दैट रीफ सपोर्टेड 60,000 जॉब्स। इस रीफ से लगभग 60,000 लोगों को तो नौकरियां मिली है। एनुअली अगर हम बात करें तो $6 बिलियन, ऑस्ट्रेलियन जो डॉलर है 6 बिलियन, उतना आप मान लो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और अमेरिकन डॉलर का $4 बिलियन का इससे रेवेन्यू, सिर्फ और सिर्फ इस रीफ को देखने आते हैं टूरिस्ट, इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फिशरीज के अंदर में भी हेल्प करती है, इनडायरेक्टली जो मछली पालन है उसमें भी हेल्प करती है। व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। इसके अंदर दुनिया के सबसे, देखो ये जो कोरल रीफ है ऐसे लंबी लाइन बना के लगी हुई है, ठीक है। यहां से मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, यहां से देखो, यहां दिख रहा है, दिस इज द ग्रेट बैरियर रीफ, इतनी बड़ी है ये। अब ये कोई एक स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, इसमें इंडिविजुअल कई सारी कोरल रीफ थी वो मिली हैं, ठीक है। 3000 के आसपास इंडिविजुअल कोरल रीफ ने मिलकर इस ग्रेट बैरियर रीफ को पूरी को क्या किया है दोस्तों, बनाया है, ठीक है। तो इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द कोरल रीफ विद 400 डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल। जो कोरल मैंने बताया थे अभी, जो वो कहते हैं कि मेरे से तुम ले लियो यार कार्बन डाइऑक्साइड और मेरे ऊपर रह लियो, तो इसमें 400 प्रकार के तो अलग अलग प्रकार के कोरल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं। 1500 प्रकार की यहाँ मछलियां देखने को मिलती है और 4000 प्रकार के जो मोलस्क हैं, ठीक है, वो यहाँ देखने को मिलते हैं, केकड़े। ये एंटायर इकोसिस्टम जो है इसको हमने 1981 के अंदर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया था दोस्तों, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया 3,48,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है। और दुनिया के जो 7 वंडर है ना, नेचुरल वंडर, प्राकृतिक अजूबे, उनमें से भाई साहब ये एक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ये 2300 किलोमीटर में फैला हुआ है कुल मिला के, एंड इट कंप्राइजिंग मोर देन 3000 इंडिविजुअल रीफ्स। तो इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअली 3000 से ज्यादा कोरल रीफ इसके अंदर में इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है इससे। इट इज एन एक्सेप्शनली डाइवर्स इकोसिस्टम दैट फीचर्स मोर देन 12,000 एनिमल स्पीसीज प्लस मेनी थाउजेंड मोर स्पीसीज ऑफ प्लैंक्टन एंड मराइन फ्लोरा। तो इसके अंदर में कह रहा है कि 12,000 जो है एनिमल की प्रजातियां जो है वो यहाँ पे आपका इसमें पाई जाती है। बहुत सारे प्लैंक्टन्स होते हैं, बहुत सारा मराइन जीव जंतु और पेड़ पौधे इसके अंदर में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर है, मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर ही है। इसके कंजर्वेशन के लिए क्या किया तो मैंने बताया, देखो 1981 के अंदर हमने इसको पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको लिस्ट किया, नेचुरल ब्यूटी और इसकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से, ठीक है। 1975 के अंदर में ग्रेट बैरियर रीफ हमने मराइन पार्क बना दिया, इसको हमने एक मराइन पार्क डिक्लेयर कर दिया, एक एक्ट बना के, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ मराइन पार्क एक्ट के माध्यम से इसको हमने एक मराइन पार्क डिक्लेयर कर दिया, है ना। इस कोरल रीफ के बारे में बात कर रहा हूं तो कोरल जो होते हैं, ये कोरल क्या होते हैं, बेसिकली इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं। अभी कोरल में किसकी बात कर रहा हूं, ये कहां से आगे सर कोरल, अरे ये अभी बात मैं कर रहा था ना, इधर देखो कोरल पॉलिप्स। तो ये जो कोरल है इन्हीं से मिलके ही तो बनती है कोरल रीफ। तो ये जो कोरल है आपके, मैंने 2 दिन पहले बताया था जब ब्लैक कोरल हमें मिली थी, तो ये वहीं से है। कोरल क्या होते हैं, दे आर इन्वर्टेब्रेट्स। इन्वर्टेब्रेट्स मतलब इनके पास में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अकशेरुकीय जीव होते हैं दोस्तों ये। हर कोरल के पास में, ठीक है, हर कोरल जो है is called as a polyps and thousands of such polyps live together। अकेले नहीं रहते, बहुत सारे एक साथ रहते हैं, एक कॉलोनी के अंदर में रहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल रीफ बनाते हैं, ठीक है, वो जुड़ के ना रीफ बिल्डिंग होते हैं, मतलब इनका कंकाल बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल ये समुद्र से निकाल के वो बनाते हैं। जो सॉफ्ट कोरल होते हैं वो बनाते नहीं है, वो अपने दादा परदादा के कंकाल से ही जुड़ जाते हैं। बस ये फायदा है दोनों में से, 2 अलग है, सॉफ्ट कोरल, हार्ड कोरल, ठीक है। चलिए सिग्निफिकेंस क्या है कोरल रीफ का, क्या जरूरी है भाई, देखो मैंने बता दिया कोरल रीफ दोस्तों 25% मराइन डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। आप कोरल रीफ को हटा दो, 25% मराइन डाइवर्सिटी जो है वो आपकी हट जाएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, इंक्लूडिंग फिश, टर्टल्स, लॉबस्टर, ठीक है ये। और दुनिया का केवल 1% एरिया ये कवर करती है, लेकिन 25% जीवों को सपोर्ट करती है। सोच लो कितना महत्व है इसका। मराइन लाइफ जो है इट वाज सपोर्टेड बाय रीफ फर्दर फ्यूल्स ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे प्लैंक्टन वगैरह ये सब होते हैं, तो इससे फिर दुनिया की जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको इनडायरेक्टली ये क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। ये ना जाइंट क्लाम्स एंड वेल्स डिपेंड्स अपॉन द कोरल रीफ सिस्टम। कह रहा है कि यहाँ तक जो विशाल क्लाम और जो वेल मछली होती है ना, वो भी अपना जिंदा रहने के लिए ना इसी पे डिपेंड होती है। कोरल रीफ इकोसिस्टम 2.7 ट्रिलियन
$2.7 ट्रिलियन की एनुअल इकोनॉमिक वर्थ जनरेट करती है कोरल रीफ। इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें हर चीज़ को पैसे के टर्म्स में देखने की आदत है। तो देख लो इतना पैसा जो है ये हर साल जनरेट कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मैंने बताया दोस्तों, ठीक है, $4.6 बिलियन और 60,000 लोगों को जॉब मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारी और भी वैल्यू एडिड है जो हमें दिखती नहीं, जैसे एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट करती है, ठीक है, ये स्टॉर्म वाटर, स्टॉर्म वेव से हमें प्रोटेक्ट करती है, जो समुद्र में तूफान आ जाए तो उसको ये धीरा करने में, क्योंकि कोस्टल एरिया के आसपास ही पाई जाती है, ठीक है। तो सोच के देखो, कल को ऑस्ट्रेलिया के अंदर में मान लो इधर से कोई तूफान आए तो यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, तो इस तूफान को क्या कर देगी, धीमा कर देगी। तो ये इसके बिना पैसे वाले भी फायदे बहुत हैं इसके, ठीक है, तो ये भी फायदे हैं इसके। अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड रिसर्च की। यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC, ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, मेरा टॉपिक है, यूट्यूब पे बकाया जाके आप देख सकते हो। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो ये आपको समझना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटेड सर्च। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रीलिम स्पेसिफिक, प्री के संदर्भ में कौन सा मुख्य बात है। तो व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या होती है। टाइप ऑफ कोरल रीफ, कितने प्रकार की कोरल रीफ पाई जाती है, इनका महत्व क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस अबाउट सिम्बायोटिक रिलेशन। मैंने बताया था एक दूसरे पर निर्भर रहना, वो उसकी जरूरत पूरी कर रहा है, वो उसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, जूजेंथेला मर जाएगा, क्योंकि जो वो जूजेंथेला है, जो एल्गी होती है, दैट इज वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, तो जूजेंथेला मर जाता है, उसी की वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। हिस्ट्री ऑफ ब्लीचिंग कब से स्टार्ट हुआ था, इसके ऊपर भी हमने एक टॉपिक किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल दे रहा हूं मैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग हैपेंस व्हेन कोरल एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन देयर एनवायरनमेंट ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, पॉल्यूशन और हाई लेवल ऑफ ओशन एसिडिटी। द फर्स्ट मास ब्लीचिंग इवेंट हैज अकर्ड इन 1998 when the El Nino weather pattern caused sea surface in the Pacific Ocean to heat up. That event caused 8% of the world coral die. पहली बार कह रहा है कि कब हुआ था, 1998 के अंदर। ब्लीच कोरल कैन सर्वाइव डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ब्लीचिंग, कहता है एक बार जो ब्लीच हो गई वो सर्वाइव कर सकती है अगर समुद्र का तापमान ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो है वो नॉर्मल हो जाए तो। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, डी, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है।